Good morning, students. So, dear students, first of all, we are going to study our next essay, that is, If I Were the Principal of My School. So, this essay we are going to study first. If I were the principal of my school. So, dear students, usually it happens we never use were with the I. हम I के साथ were use नहीं करते हैं in grammatical term, but whenever we need to imagine something, in that condition we can use were with the I. Means we can use were with the every type of subject, right? Either that is singular or plural, it's a first person, second person, or third person, it doesn't matter. We can use were when we have to put imagination in any sentence. जब कभी हमें किसी सेंटेंस में इमेजिनेशन को पुट करना हो, कल्पना को पुट करना हो, कल्पना को दिखाना हो जो सच ना हो, जो रियलिटी ना हो, तो उस कंडीशन में हम वर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। ऑथर यहाँ पे इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि अगर मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल होता या होती। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू राइट एन essay, right? So now let's start to understand this beautiful essay. A principal is the head of a school who has to discharge numerous duties. एक प्रिंसिपल जो होता है या होती है वो एक स्कूल की हेड होती है, उसको बहुत सारी ड्यूटीज देनी होती है अलग अलग टीचर्स को, अलग अलग पर्सन को। To be a principal, one must be a dynamic leader who can set an example for others. तो टीचर बनने के लिए किसी को भी एक डायनामिक लीडर होना चाहिए, यानी कि एक जबरदस्त लीडर होना चाहिए, ताकि वो दूसरों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल पेश कर सके, बता सके। Sometimes I wish I were the principal of my school. कभी कभी मैं ये विश करता हूँ या करती हूँ कि काश मैं अपने स्कूल की प्रिंसिपल होती या होता। I would try to set a personal example of my behavior, honesty, devotion to duty, hard work and punctuality. तो अगर ऐसा होता कि मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल होता या प्रिंसिपल होती, तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करता, दिखाता लोगों के सामने, जिसके अंदर मेरे बिहेवियर को दिखाया जाता, मेरी ऑनेस्टी को दिखाया जाता, मेरी ड्यूटी के प्रति जो डिवोशन है वो दिखाया जाता, हार्डवर्क और पंक्चुअलिटी को दिखाया जाता। तो ये सारी बातें मैं दिखाता या दिखाती, राइट? Next, I would try to ensure that students of my school always maintain discipline. और मैं ये बात, अगर मैं प्रिंसिपल होता तो मैं ये बात हमेशा दिखाने की कोशिश करता कि जो डिसिप्लिन है मेरे स्कूल में हमेशा मेंटेन रहे। I would also try to devise an interactive method of teaching so that students are not stuffed with the bookish knowledge. तो मैं अगर प्रिंसिपल होता तो मैं इस तरह का इंटरेक्टिव मेथड कोई बताने की कोशिश करता है जिससे बच्चों को रियल नॉलेज मिलती, ना कि केवल बुकिश नॉलेज मिलती। बुक के अंदर जो नॉलेज है वो ही नॉलेज ना मिलती, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती बच्चों को। गेम्स एंड स्पोर्ट्स विल बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। तो जो स्कूल का करिकुलम होता है उसके अंदर गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आई वुड ऑल्सो encourage student to learn art, music, dance, play, acting and other skills. तो मैं अपने बच्चों को इनकरेज करता, उनका हौसला बढ़ाता कि वो ज्यादा से ज्यादा आर्ट को सीखें, म्यूजिक को सीखें, डांस को सीखें, प्ले एक्टिंग को सीखें, राइट, और अदर स्किल्स को सीखें। मैं ये कोशिश करता कि वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को सीखें, राइट। I would make students in charge of various activities so that they learn organizing skills and teamwork. तो मैं ये भी कोशिश करता कि अगर मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल होता तो मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को किसी भी एक्टिविटी का इंचार्ज बनाता, ताकि वो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स या टीम वर्क को सीख जाएं कि टीम को कैसे संभालते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे संभालते हैं। तो ये जो स्किल्स उनके अंदर आ जाएं अगर मैं उनको इंचार्ज बनाता हूं, अगर मैं प्रिंसिपल अपने स्कूल का होता या होती। They would also learn to fulfill responsibilities which would help them in future. तो ये यानी कि उनको इंचार्ज बनाने से क्या होगा, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने दायित्व को, कर्तव्य को भी पूरा करना सीख जाएंगे, जो उनकी फ्यूचर में उनकी हेल्प करेगा। Debates, quiz competitions, extemporaries, etc. would be organized on a regular basis and every student would be given a chance to participate.
तो अगर मैं प्रिंसिपल होता तो ये एक्टिविटीज जैसे डिबेट, क्विज कॉम्पिटिशन्स, एक्सटेम्पोरी, ये रेगुलर बेसिस पे वहां पे की जाती, और मैं ये कोशिश करता कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, ताकि सभी को चांस मिले उसको पार्टिसिपेट करने का। गुड हैबिट्स एंड क्लीनलीनेस आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो गुड हैबिट्स तो क्लीनलीनेस एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। आई वुड इंश्योर दैट द स्कूल प्रेमिसेस आर केप्ट क्लीन। तो मैं इस बात का भी ध्यान रखती अगर मैं प्रिंसिपल होता या होती, कि मेरे स्कूल का जो प्रेमिसेस है वो बिल्कुल क्लीन रहे, साफ रहे, क्योंकि जो सफाई है वो भी जरूरी होती है। A regular medical checkup would also be conducted by school doctors। जो स्कूल के डॉक्टर्स होंगे उसके द्वारा रेगुलरली मेडिकल चेकअप भी होता रहेगा। I would also make sure that proper first aid facilities and a well-equipped sanatorium are available to the students। तो मैं इस बात को भी श्योर करता कि वहां पे उनकी एक फर्स्ट एड की जो एक सुविधा है वो अच्छी होनी चाहिए, और उनके जो सैनिटोरियम जो होता है, यानी कि स्वास्थ्यालय जो होता है, उनका एक रूम जो बना होता है वो भी वेल इक्विप्ड होना चाहिए। अगर कोई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इस तरह की फैसिलिटीज भी मेरे स्कूल में होंगी अगर मैं प्रिंसिपल होऊंगा अपने स्कूल का। A student need to be inspired, and I would myself write words of wisdom and inspirational quotes on the school display board every day। तो फिर ऑथर कहते हैं कि अगर मैं प्रिंसिपल होता अपने स्कूल का, तो मैं क्या करता, मैं अपने बच्चों को इंस्पायर करने के लिए उनको प्रेरित करने के लिए हर रोज अपने स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है उस पे बहुत ही अच्छी विजडम और इंस्पायरेशनल कोट्स लिखता, वहां पे बातें लिखता। I would try and make myself available to a staff member, parents, and of course students at all the times। और मैं ये कोशिश करता या करती कि अगर मैं प्रिंसिपल होता अपने स्कूल का, तो मैं अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए, अपने जो बच्चों के पेरेंट्स हैं और बच्चों के लिए हमेशा ये कोशिश करता कि मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ, हमेशा हमेशा उनको मिलूं। मैं उनको, ऐसा ना हो कि मैं हमेशा बिजी रहूं, ऐसा नहीं होगा, मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। I would like my students and colleagues to love and respect me and not be fearful of me। और मैं ऐसा चाहूंगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे, मेरे जो कलीग्स होंगे, साथी होंगे, वो मुझे प्यार करें, मुझे रिस्पेक्ट दें, ना कि मुझसे डरे। राइट। So this is our fifth essay. Dear students, this essay you have to learn and you have to do practice in your practice notebook. So basically, in this, author has told us about his dream, about his wish, like what he wants to do in his life. So he imagines that, like, if he were a principal of his school, so whatever he will do, he has explained all the things. So if any essay of this type comes in your exam, so you should do, or you should write in this way, right? Now let's come on our next chapter, that is adverb. So please open the next chapter, adverbs. Today we are going to understand this chapter of grammar book, chapter number 28. Come on, do fast. Chapter number 28, adverbs we are going to study. Now let's start adverbs. An adverb is the word that adds to the meaning of verb। तो एडवर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। An adverb of manner, how adverbs tell how or in what manner an action is done। The soldiers fought bravely, the nightingale sang sweetly। तो बच्चों हमें ये समझना है पहले कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करे। जैसे कि मैं कहता हूं यहाँ पे, one sentence is written here, the soldiers fought bravely। दो जो सोल्जर्स हैं उन्होंने ब्रेवली लड़ाई की। तो ये ब्रेवली वर्ड क्या है? सोल्जर्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये उनकी लड़ाई करने के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। सपोज इस वर्ड को हम हटा देते हैं, ब्रेवली वर्ड को हम हटा देते हैं, हम क्या बोलेंगे? सोल्जर्स फोर्ट। तो सोल्जर्स ने लड़ाई की, सोल्जर्स फोर्ट। तो अब मैं कहता हूँ सोल्जर्स फोर्ट ब्रेवली, सोल्जर्स ने बहादुरी से लड़ाई की। तो बहादुरी से वर्ड जो है, ब्रेवली जो वर्ड है, वो किसके लिए है? सोल्जर्स के लिए या फोर्ट के लिए? हम पता है कि सोल्जर्स के लिए नहीं है, फोर्ट के लिए है।
जो बहादुरी से जो वर्ड है, ब्रेवली जो वर्ड है, वो उनके लड़ने के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ना कि सोल्जर्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो वर्ड है ब्रेवली, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उसके मीनिंग में कुछ ऐड करे, राइट? द नाइटिंगेल sang स्वीटली। तो ये स्वीटली जो वर्ड है, ये नाइटिंगेल के बारे में नहीं है, उसके सिंग करने के बारे में है, राइट? तो ये जो वर्ड है, ये एडवर्ब हुआ। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नाइटिंगेल ने जो सिंग किया वो स्वीटली किया। तो नाइटिंगेल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये उसके सिंग करने के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट? तो दिस वर्ड आर कॉल्ड एडवर्ब्स, राइट? So in the second point, dear student, we have to understand an adverb of manner. Adverb of manner क्या होती है? इनके टाइप्स में से एक टाइप होता है, इसको बोलते हैं adverb of manner। तो बेसिकली उसमें हमें पता लगता है कि जो कोई काम हुआ वो किस तरह से हुआ, यानी कि मैनर पता लगता है, यानी काम के होने का तरीका पता लगता है, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जब हम हाउ से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर जो निकलता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जैसे द सोल्जर फाउट ब्रेवली, सोल्जर्स ने बहादुरी बहादुरी से लड़े, सोल्जर्स। तो हम क्या पूछ सकते हैं कि सोल्जर्स कैसे लड़े? हाउ डिड सोल्जर फाइट? दैट इज आंसर इज ब्रेवली। सो ब्रेवली इज एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट? तो एडवर्ब ऑफ मैनर एक ऐसा एडवर्ब होती है, एक ऐसी एडवर्ब होती है जो किसी काम के होने को बताए, मैनर को बताए, तरीके को बताए। सेकंड टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस बताए, ऐसे एडवर्ब उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। बेसिकली वी पुट द क्वेश्चन विद द वेयर, टेल्स वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताते हैं कि कोई एक्शन, कोई काम कहां पर हुआ। जैसे द मीटिंग वॉज हेल्ड हियर, तो जो मीटिंग हुई वो यहाँ पर हुई। यहाँ पर यानी कि हियर वर्ड ये शो कर रहा है, प्लेस को बता रहा है, तो हियर क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे वेंट अपस्टेयर्स, वे अपस्टेयर्स पे गए, वे ऊपर गए। वे कहाँ गए? अपस्टेयर्स पे। कहाँ से हमने वेयर से क्वेश्चन किया तो हमें आंसर मिला अपस्टेयर, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं दोनों ही वर्ड्स प्लेस को डिनोट कर रहे हैं, प्लेस को बता रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो प्लेस के बारे में बताएं कि कोई एक्शन, कोई काम कहाँ पर हुआ या होता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। Second, an adverb of time. When adverbs tells when or at what time an action is done. तो adverb of time क्या होती है? ऐसी adverb जो time के बारे में बताए कि कोई काम कब होता है या कब हुआ, उसको बोलते हैं adverb of time, right? Basically, when we put the question with the when, we get the answer and that answer is adverb of time. जब हम when से क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर हमें मिलता है उसको बोलते हैं adverb of time. Like the guests will arrive soon, तो guests हैं वो जल्दी आ जाएंगे। तो कब आ जाएंगे? जल्दी। तो soon जो वर्ड है adverb of time है, तो कब यानी कि when से क्वेश्चन करने से आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट, इट रेनिड yesterday, ये कल बरसात हुई। तो बरसात कब हुई? कल हुई। मीन्स लाइक वी पुट द क्वेश्चन व्हेन did it rain, so we get the answer yesterday, so yesterday is adverb of time, right? Fourth, an adverb for frequency. How often? Adverb tells how often or how frequently an action is done. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ऐसी एडवर्ब जो किसी काम के होने की बारंबारता को बताए कि वो काम कितनी बार हुआ, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं कहता हूं मैं उससे 2 बार मिला, तो मैं उससे कितनी बार मिला? 2 बार। तो ये 2 बार क्या है? यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, राइट? नेक्स्ट इज ही विजिट्स अस डेली, सो ही विजिट्स अस डेली, तो वो हमेशा हमसे, हमारे पास आता है, हमसे मिलता है डेली। कब मिलता है? उसकी 12 सॉरी कितनी बार मिलता है? डेली मिलता है। तो हाउ ऑफन से हम क्वेश्चन करते हैं, कितनी बार से क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर मिलता है वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। शी सेल्डम लूजेस हर टेम्पर, वो कभी कभार अपना टेम्पर लूज करती है, ना के बराबर। तो वो कितनी बार अपना टेम्पर लूज करती है? हाउ ऑफन डज शी लूज हर टेम्पर? दैट इज सेल्डम। सेल्डम क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट? So dear students, 5 type of adverb we have understood here. एडवर्ब ऑफ मैनर, ऐसा वर्ड जो एडवर्ब हो और हमें किसी काम के होने के तरीके को बताए, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऐसा एडवर्ब जो किसी काम के प्लेस को बताए कि कोई काम कहाँ पे होता है या कहाँ पे हुआ, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस।
नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसी एडवर्ब जो हमें किसी काम के होने के टाइम को बताए कि कोई काम किस समय होता है या हुआ, तो वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, तो ऐसी एडवर्ब जो हमें ये बताए कि कोई काम कितनी बार हुआ, बारंबारता को बताए, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो फाइव टाइप ऑफ एडवर्ब्स वी हैव अंडरस्टूड हियर। Adverb of degree. Look at these sentences. I fully agree with you. The jug is almost full. They treated the beggar most cruelly. So ये जो words हैं fully and most and almost, ये क्या है, adverb of degrees हैं। तो डिग्री, इनको एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। डिग्री यानी कि मात्रा, ये हमें मात्रा को बताते हैं कि कोई काम कितना हुआ, थोड़ा हुआ, ज्यादा हुआ, पूरा हुआ। जैसे आई फुली अग्री विद यू, मैं तुमसे अग्री हूँ, कितना अग्री हूँ, फुली, कंप्लीटली, पूरी तरह। तो मैं कितने का रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं हाउ मच का रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं डिग्री को बता रहा हूँ, मैं मात्रा को बता रहा हूँ। तो डिग्री बताने वाले वर्ड क्या होते हैं, जो एडवर्ब हूँ उनको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, राइट। द जग इज ऑलमोस्ट फुल, जग जो है वो फुल है। फिर मैं कहता हूँ द जग इज ऑलमोस्ट फुल, जग जो है वो लगभग फुल है। तो कितना फुल है, लगभग, यानी कि सारा फुल है। तो ऑलमोस्ट क्या हो वहां पे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। दे ट्रीटेड द beggar मोस्ट क्रूली, तो जो उसने beggar से बहुत ही बुरे से व्यवहार किया, तो मोस्ट क्रूली यानी बहुत ज्यादा। तो मोस्ट क्या है वहां, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री, राइट। इट इज अ सिक्स टाइप ऑफ एडवर्ब। In sentence 1, the word fully is used with the verb agree. It tells how much or in the what degree I agree with you. तो जो fully है हमें बताता है कि ये, कि वो बात मैं तुमसे कितनी एग्री करता हूँ। तो एग्री करने की हम उसकी मात्रा को बता रहे हैं। तो इट मीन्स द fully is यहाँ पे क्या है, adverb of degree. In sentence 2, the word almost is used with the adjective full. It tells how much or in the what degree the jug is full. Same thing I have told you. In sentence 3, the word most is used with the adverb cruelly. It tells how much cruelly they treated the beggar. Same thing I have told you. Words like fully, almost, most, etc., which answer the question how much. ऐसे words जो how much का answer दें. How much means कितना. Like fully, almost, most, ये जो words हैं how much का answers देते हैं. और in what degree are called adverb of degree. तो ये सारे words क्या कहलाते हैं, adverb of degree. Right. An adverb of degree answer the question how much or in what degree. तो ये हमें क्वेश्चन जो हम करते हैं हाउ मच से या इन व्हाट डिग्री से क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर निकलता है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। सो एडवर्ब मैनर, हाउ, एडवर्ब। तो जो हाउ से आंसर करें, हाउ से क्वेश्चन करें, आंसर जो निकलता है एडवर्ब मैनर बोलते हैं उसको। एडवर्ब प्लेस, वेयर, एडवर्ब। तो अगर वेयर से क्वेश्चन करें, आंसर जो निकलता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन से क्वेश्चन करते हैं, आंसर जो निकलता है एडवर्ब ऑफ टाइम। उसी तरह फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन से क्वेश्चन करते हैं, कितनी बार से क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर निकलता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच, एडवर्ब, right? If you put the question with the how much, what answer we get, that is called adverb of degree. Next point, we should see that an adverb does not add something to the meaning of a verb only. It may add something to the meaning of an adjective or and another adverb also. So we can now have another definition of adverb. तो हम ये देखते हैं कि जो एडवर्ब होती है, एडवर्ब जो वर्ड होता है, वो सिर्फ वर्ब के मीनिंग में ही कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करता। कभी कभी वो दूसरे एडजेक्टिव के मीनिंग में या फिर किसी और एडवर्ब के मीनिंग में भी कुछ ऐड कर देता है, कुछ मीनिंग ऐड कर देता है, तो वो भी एडवर्ब कहलाता है, राइट। अभी तक हमने पढ़ा था कि ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। परंतु हमने यहाँ पे एक और बात समझी है कि ऐसा वर्ड जो वर्ब की तो इंफॉर्मेशन दे, उसको तो एडवर्ब बोलते ही बोलते हैं। परंतु ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी और एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे या कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर दे उसके मीनिंग में, तो उसको भी हम एडवर्ब बोलते हैं। तो हमारी एक न्यू डेफिनेशन यहाँ पे बन जाती है, दैट इज एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एस एडवर्ब एक ऐसे वर्ड को बोलते हैं जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करे, एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड करे या फिर किसी और वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करे, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब, राइट। Pick out the adverbs in the following sentence and write them in a proper column. Write what kind of adverb they are. Also write the verb, adjective or adverb to which they are adding.
तो हमने क्या करना है, इन सेंटेंसेस में से ये एडवर्ब्स फाइंड आउट करनी है कि इन सेंटेंसेस में कौन कौन सी वर्ब जो है वो एडवर्ब्स हैं, राइट। उसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि वो जो एडवर्ब यूज की गई है इन सेंटेंसेस में, वो एडवर्ब किसके मीनिंग में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रहे हैं, किस वर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं। वो वर्ड जिसको वो क्वालिफाई कर रहे हैं वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर वर्ब है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। The magazine is published weekly. The magazine is published weekly. So we can understand this has been done already. Weekly is adverb, right? Because it tells about the frequency. It tells about the frequency and kind of adverbs, adverb for frequency, and adds the meaning is published. जो वीकली वर्ड है यहाँ पे ये एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये बारंबारता को बताता है, कितनी बार वो काम होता है। मैगजीन इज पब्लिश्ड, जो मैगजीन है वो पब्लिश्ड होती है, कब होती है? वो वीकली होती है। कितनी बार? वीकली, सप्ताह में एक बार, राइट। तो ये जो वीकली वर्ड है किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? उसके पब्लिश्ड होने के, या कह सकते हैं कि पब्लिश्ड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये वीकली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हो गया, एंड किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? पब्लिश्ड के बारे में। So in this way you have to solve all the exercise. Next, treat your elders respectfully. So what is the adverb in this sentence? Respectfully is adverb in this sentence. Basically, dear students, which word ends on ly? So you need to understand usually that is adverb, right? So treat your elders respectfully. तो respectfully है वो क्या है? यहाँ पे adverb है। और वो किस तरह के adverb है? Adverb manner, तरीका बता रहा है कि हमें अपने elders को respectfully यानी कि आदर आदर करना चाहिए, यानी आदर से उनको ट्रीट करना चाहिए। आदर से, आदर यानी कि उसको हम मैनर बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। तो वो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। किसके मीनिंग में ऐड कर रहे हैं? ट्रीट के मीनिंग में ऐड कर रहे हैं, राइट। तो वो क्या हो गया? यानी ट्रीट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। एंड एडवर्ब के बारे में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट। So dear students, in this way you need to recognize which is the adverb and what type of that adverb is, right. So you can take the screenshot, and if you want to take, and you can fill this exercise in your exercise notebook. Means like in your not in your sorry in your book, please. Next, all the words given below can be used as adverbs. Divide them into 5 groups: adverb of manner, adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, and adverb of degree. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। अब आपने उनकी उनको कैटेगराइज करना है, उनकी कैटेगरी के अनुसार उनको अलग अलग कैटेगरी में रखना है, राइट। जैसे कि यहाँ पे 5 कैटेगरीज हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि ऐसी एडवर्ब्स जो तरीका बताएं किसी काम के होने का, उनको इस लिस्ट में रखना है, इस कॉलम में रखना है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तो टाइम को डिनोट करे, इस कॉलम में। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ, नाउ मीन्स लाइक अब। तो नाउ हमें एक टाइम को डिनोट कर रहा है। नाउ से हमें पता लगता है कि हम किसी टाइम के बारे में बात करते हैं, उसको रखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम में। ओफन, ओफन हमें शो करता है कि ओफन का मतलब होता है अक्सर। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अक्सर उससे मिलता हूँ, तो मैं कितनी बार उससे मिलता हूँ? अक्सर मिलता हूँ। मैं उसकी उसकी काम के होने की बारंबारता को बता रहा हूँ कि मैं कितनी बार वो काम करता हूँ, अक्सर करता हूँ, राइट। ओफन को रखेंगे हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट इज क्वाइट, क्वाइट मीन्स काफी। जैसे मैं कहता हूँ ये जो जार है वो काफी भरा हुआ है, तो काफी मैं क्या बता रहा हूँ? उसकी डिग्री को बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे क्वाइट। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लाइक कंप्लीटली। मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट मैंने सारा होमवर्क कर लिया है, तो यहाँ पे मैं डिग्री को बता रहा हूँ, राइट। सो आई विल राइट हियर ऑलमोस्ट इन द column of adverb of degree. So dear students, in this way you have to write this all the adverbs in their column, right. So this you can do by yourself. You can take the screenshot if you want to take. Now let's come on the next point. Adverbs of manner can often be formed by adding ly to adjectives. So adverb of manner कैसे हम फॉर्म करते हैं? बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारी एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद ly लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। लाइक ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, एंड ब्रेवली मीन्स बहादुरी से।
सो ब्रेव हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और ब्रेवली हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव के बाद ly लगा दिया तो वो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, राइट। ब्रेव, ब्रेवली, इजी, इजली, राइट। पोरस वाज अ ब्रेव किंग, Porus fought bravely. The question was easy. I answered all the question easily, right? So in this way, we can make adjectives to the adverb. Add ly in these adjectives to form adverbs. Speak out the spelling also for oral practice. तो अपनी ये सारे adjectives हैं, इनके साथ आपने ly करके, ly लगा के, ly यूज करके, इनके बाद add करके आपने इनको adjective से adverb में convert करना है। Next point, write as many adverbs as you can think of to add to the meaning of the flowing verbs for oral practice. तो ये जो verbs दी गई हैं, run, play, read, write, speak, work, इनके लिए आप कितनी adverbs mention कर सकते हो? Examples are written here like work fast, slowly, hard, carefully, carelessly, regularly, honestly, सिंसियरली। तो वर्क के ऊपर यानी कि काम करने के ऊपर हम ये सारी एडवर्ब मेंशन कर सकते हैं। तो इनके रन के ऊपर, प्ले के ऊपर, रीड के ऊपर कौन कौन से एडवर्ब्स आप लिख सकते हो? ज्यादा से ज्यादा आपको लिखनी है। सम आई हैव डन फॉर यू, देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन write it and you can understand it, right? Come on, the next point, solve the flowing puzzle with the help of the clues given below. Now that all the words fill in are used as adverbs. तो जितने भी यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं सभी के सभी एडवर्ब्स हैं, आपने इसको फिल करना है। I haven't done for you, but you have to do it by yourself. But answers I have mentioned here. I went downstairs, meet the guest. Across means left to right, down means up to down, right? So in the first you need to mention, in number three, across you need to mention downstairs. DOWNSTAIRS, stairs, STAIRS, right? So in this way you need to fill this exercise and you can take the screenshot of this, then you can mention, right? Now this chapter is completed, and if you want to ask any question